जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान भाग 3 की, जो मूल अधिकार के बारे में बोलता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित है। यह 6 कैटेगरियों में बांटा गया, हमने देखा। आज इसमें हमने 6 कैटेगरियों में पहले कैटेगरी के बारे में पूरी तरह से बिफोर क्लास में डिटेल रूप में आपको समझा दिया है। आज सेकेंड कैटेगरी के बारे में हम चल रहे थे, तो थोड़ा हम पीछे चलेंगे, एक झलक देखेंगे कि और फर्स्ट कैटेगरी में क्या रहा। जैसे हम आर्टिकल देखेंगे बिफोर क्लास में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आर्टिकल के बारे में पूरे डिटेल रूप में बिफोर क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे वाले 20, 21, 22, 23, 24, 25 के बारे में हम डिटेल तरह जानेंगे। और हमें जैसे आर्टिकल के बारे में एक डिटेल शॉर्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि रिवाइज हो जाए। जैसे आर्टिकल 12 बोलता है क्या कि राज्य की परिभाषा के बारे में लिखा गया आर्टिकल 12 में। अनुच्छेद जैसे हम 13 बोलता है क्या कि ऐसा कोई विधि नहीं बोलेगी जो मूल अधिकार को असंगत करे, अल्पीकरण करे। अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समझ समानता की बात करता है, विधि के समझ संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 बोलता है मूल जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा 17 बोलता है आप छुआछूत का अंत की बात करता है। अनुच्छेद हमारा 18 बोलता है उपाधियों का अंत करने की बात करता है। ये कैटेगरी हमने फर्स्ट में देखा जो समानता की इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जो 14, 15, 16, 17 की बात करता है। और आर्टिकल हम सेकंड पढ़ रहे थे जो आर्टिकल बोलता है राइट टू फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 की बात करता है। आर्टिकल 19 में बोलता है क्या, बोलती है कि हमें आजादी है, स्वतंत्र है बोलने और हमारा व्यक्तित्व की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन की आजादी है। इसमें क्या बोलता है आर्टिकल 19 में देखा जाए तो 6 खंडों में बांटा गया। कितने? 6 खंडों में बांटा गया। आर्टिकल 19A, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7 के रूप में बांटा गया, 6 के रूप में बांटा गया। और 19A को भी हमें क्या गया, उपखंडों में बांटा गया, जिससे हमें 7 खंडों में बांटा गया। जैसे देखा जाए 19A बोला गया, 19(1)B बोला गया, 19(1)C बोला गया, 19(1)D और 19(A)E बोला गया, 19(E)F बोला गया, 19(A)G बोला गया। 19(A)F को खत्म कर दिया गया, जो बोलता था कि भारतीय संविधान में लिखा गया था संपत्ति का अधिकार। 19(1)F में लिखा गया, जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे समाप्त करके कानूनी अधिकार दे दिया गया। कहां दे दिया? कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया, जो 300 का के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज ध्यान दीजिए। और हमें देखेंगे जो आर्टिकल 19(2) है, 19(3) है, 19(4) है, 19(5) है, 19(6) है, ये प्रतिबंध लगाता है किसके? 19(1)A, B, C, D, E, F के लिए। बिफोर क्लासों में हमने इसे डिटेल तरफ बताएंगे, लंबी ना जाए क्लासेस, इसके लिए हम जल्दी चलते हैं। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शंस फॉर द ऑफेंसेस, जो आर्टिकल 20(1), 20(2), 20(3) की बात करता है। बोलता है यदि किसी व्यक्ति को दोष हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, दोष सिद्ध हो जाती है, यदि पनिशमेंट हो मिल जाता है, उसे जेल में हो जाता है, तो उसे किस तरह का फ्रीडम मिला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कैदी किया, किसी ने चोरी किया, किसी ने डाका डाला, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने हाफ मर्डर किया, तो इन लोगों को अगर जेल में डाला जाएगा तो उस लोग को स्वतंत्रता किस तरह मिलेगी, उन्हें फ्रीडम क्या मिलेगा? क्या उन्हें खाने की आज़ादी रहेगी, या उन्हें कपड़े पहनने की आज़ादी रहेगी कि नहीं रहेगी? उन्हें क्या भ्रमण करने, जेल में बाल कटाने की आज़ादी रहेगी नहीं रहेगी? इस तरह की आज़ादी भी हर व्यक्ति को हमारा संविधान देता है। क्यों देती है? तो ये मौलिक अधिकार में लिखित गई है, इसलिए हमारा कानूनी तरीके से ये अधिकार प्राप्त होती है। तो जेल में व्यक्ति कैदी हो जाने पर उसे किस तरह का अधिकार मिलता है, इससे हम दिया गया अनुच्छेद 20 में। एक बोलता है अनुच्छेद 20(1) बोलता है किसी व्यक्ति को
जिस समय दोष सिद्ध हुआ हो और भविष्य में होने वाली दोष के रूप में आने वाली कार्रवाई उससे पूर्ण दोषी नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए आज 2020 में किसी को दोषी माना जाता है, किसी को दोषी मान के उसे 10 साल की सजा होती है, तो आने वाले 2025 में वही दोष वह 20 साल की सजा हो जाती है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिली गई सजा को आगे जाके सजा नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है, यदि किसी को, यदि आप क्या ध्यान दीजिए, यदि आप ध्यान दीजिए ये चीज है कि मान लीजिए बॉक्स हो गया, इसे जेल हो गया। अब मान लीजिए 108 BNS बोला जाता 108, ठीक ना, 108 BNS भारतीय न्याय संहिता के रूप में मिला किसी की सजा 10 साल के लिए। कब मिला? 2000 में मिला, 2020 में मिला। अब बोलता है ये सजा, बोलता 108 के अंतर्गत यदि इसे BNS के रूप में 2025 में इसे 25 साल की कर दिया जाए तो किसी व्यक्ति को, यहाँ वाले व्यक्ति को 20 साल की सजा नहीं होगी। यह कहने का तात्पर्य कि पूर्व मिली गई सजा बाद में बनी हुई कानून के अनुसार नहीं चली जाएगी। ये सिंपल सी है। अनुच्छेद 20(2) क्या बोलता है? 20(2) क्या बोलता है? हम देख रहे हैं अनुच्छेद 20(2) उपखंड देख रहे हैं। 20(2) क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखिए। 20(2) बोलता है कि एक व्यक्ति को दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति को एक सजा, मतलब एक सजा दिया है, एक दोष किया गया तो दोहरी सजा नहीं दिया जाएगा। जैसे हाई कोर्ट दोषी माना है तो उसे अलग सजा दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उससे सजा अलग दे रही है, तो इसे दोषी नहीं मानी जाएगी। इस चीज में देखा जाए, ध्यान से देखिए, अनुच्छेद आपको 3 बोलता है, 3 बोलती है आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 2 हो गया, अनुच्छेद 3 हो गई। ये चीज ध्यान देखिए। 3, हाँ सॉरी, 3 बोलता है कि किसी व्यक्ति को अपने प्रति गवाही देने के लिए पाबंदी नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति को अगर दोष गवाही देने के लिए मजबूर किया जाए पुलिस स्टेशन, तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, अपने प्रति उसे गवाह नहीं दे सकता है। कौन सा बोलता है? 20(3) बोलता है। आर्टिकल 21 फ्रीडम्स ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी बात करता है, बोलता अनुच्छेद 21 बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अंग बन चुका है। आज हमें बहुत ज्यादा यह फ्रीडम देने की बात करता है, राइट देने की बात करती है, आजादी देने की बात करती है, हमें बहुत ज्यादा ताकत दिया आर्टिकल 21। इतनी बड़ी ताकत है तो फ्रीडम ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यदि ये आर्टिकल ना रहता तो व्यक्ति आज भ्रमण करता रह जाता, व्यक्ति को जीने के लिए, सांस लेने के लिए, व्यक्ति को एजुकेशन में मजबूर हो जाता, व्यक्ति को एजुकेशन तक ना मिलता। इसी की वजह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार दबाव पड़ती है, इसी के अनुसार पॉलिसी बनाती है। ये चीजें आर्टिकल फ्रीडम ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। दैहिक मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मतलब, व्यक्तिगत का अर्थ है कि सम्मान, गरिमा और सम्मानजनक पूर्ण जीवन जीने की बात करता है। ये चीजें ध्यान से देखिए। अब हमारे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया अनुच्छेद 21 को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या घोषणा किया इसके अंतर्गत? बोलता है क्या सुप्रीम कोर्ट? मानवीय गरिमा जीवन जीने की व्यक्ति की बात करती है। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दिया गया, पत्र डाल दिया गया, ये ठीक ना, एक विषय डाली गई है, मानवीय गरिमा जीवन जीने की अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 मानवीय जीवन जीने की बात करती है। गोपनीयता, गोपनीयता का अर्थ है आर्टिकल हमें किस तरह गोपनीयता की बात करता है। यदि आप मान लीजिए व्हाट्सएप चला रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो, जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारी चीज चला रहे हो, आप किसी अपने फादर से बात कर रहे हो, मनी के लिए बात कर रहे हो, आपको आप किसी डाटा को भेज रहे हो, डाटा से ले रहे हो, तो डाटा को लीक ना हो जाए, उससे प्राइवेट रखा जाए, गोपनीयता रखा जाए। गोपनीयता न रखने की वजह से यदि कोई व्हाट्सएप हो गया आपका और मान लीजिए टेलीग्राम हो गया, उसे लीक कर दिया, दूसरे पर्सनल उसे दे दिया कि नहीं आपने किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, या आपके इमेज को कर दिया, तो उस पर गोपनीयता न होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, किस तरह कार्रवाई कर सकते हो?
तो इस पे क्या किया गया, यदि टेलीग्राम आपकी चीजों को आपको सोशल मीडिया में वायरल कर देती है, उस पे हो जाती है, तो वो उल्लंघन होता है किसका, गोपनीयता। आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया, वायलेंस हो गया। तो वायलेंस होने की वजह से आप कहां जाओगे, आर्टिकल 32 के तहत जाओगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अब ध्यान देखो, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाने के बाद आपको कहा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, आर्टिकल 32, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप, अगर आर्टिकल 21 का वायलेंस हो रहा है तो 32 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। वहां याचिका डालेंगे कि वायलेंस हुआ आर्टिकल 21 हमारा, किस तरह वायलेंस हुआ, बोलोगे कि नहीं टेलीग्राम ने हमारा क्या डाटा लीक कर दिया है इस तरह के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगी, दंडित करेगी, उस पर पनिष्ड करेगी। अब जिस तरह सजा दे सकती है उस तरह कर देगी। बहुजन और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, अब देखिए हमारा, ध्यान से देखिए, अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है क्या होता है। अब बोलता है पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, आर्टिकल इसलिए मैं बोला ना कि इतना मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में आपको इतना ताकत दे दी गई है कि स्वच्छ हवा लेने के अधिकार दे दी गई है। अभी आप देखोगे 300 से एवब, 1000 से एवब के बीच में चलती रहती है दिल्ली के पॉल्यूशन, चलती रहती है। IQ, ठीक ना, उसमें AQI, ठीक ना, बोला जाता है एयर क्वालिटी एंड इंडेक्स के रूप में देखा जाए तो लगभग इसमें देखोगे आप 300 से ऊपर से लेकर 1000 तक बीच में चलती रहती है, मतलब कभी कम होती है, ठंडियों में ज्यादा हो जाती है, इसमें देखोगे विंटर में ज्यादा मिल जाती है, इसके रूप में देखोगे। तो आप क्या करोगे, यदि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट आप 32 के अनुसार फ्री में जाइए, आप याचिका डालिए, 32 डालिए, सुप्रीम कोर्ट आपको क्या बोलता है, आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 की तरफ फ्री में आपको क्या करेगी, कानूनी अधिकार देगी। क्या करेगी, कानूनी अधिकार, मतलब फ्री में आपको वकील मिल जाएगा। सीधे चले जाओ, 50 लोग आप बच्चे लोग चले जाओ, कहाँ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने बोलो कि यहाँ की हमारा क्या है, हमें सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली की सरकार इसे नियंत्रण नहीं कर पा रही है, दिल्ली की सरकार को दबाव दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा आपका, उससे दबाव दी जाएगी। किसे दबाव दी जाएगी, केंद्र आपको दिया जाए, दिल्ली सरकार को दी जाएगी। किसके अनुसार बोलेगी, बोलेगा आप क्या बोलोगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में बोलोगे आर्टिकल 21 का वायलेंस हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी उस चीज को, दिल्ली सरकार को फटकार लगाएगी, अब बोलेगी कि इसे जल्दी कंट्रोल करो, इस पे आप पे कार्रवाई होगी, ये चीज होगा। आप जा सकते हैं, आप ग्रुप बनाइए, दिल्ली से कोई वीडियो देख रही है मेरी तो इस पे जरूर कार्रवाई की जाए। यदि आप अपने राइट्स को नहीं जानोगे, अपने अधिकार को नहीं जानोगे, तो आप वंचित रह जाओगे, आपको स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगी, ये चीजें। अब बोला कि आर्टिकल बोलती है, 21 बोलता है, विषय में बोलता है 6 से 14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा और कानूनी, जो मुफ्त कानूनी अधिकार की बात करता है, इसी में मुफ्त कानूनी अधिकार बोलता है, अनुच्छेद 19 भी बोलती है, क्या ध्यान दीजिए, ये चीज मुफ्त कानूनी अधिकार की, एकांत और इलाज के अधिकार बताता है, इलाज की, आपके इलाज का अधिकार बताता है। यदि कोई भी हॉस्पिटल इलाज करने से सबसे वंचित करता है तो आप क्या हो, उससे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो एकांत रहने के लिए। आपको कोई भी कानून, अगर आप कहीं पे बैठे हो, घर में बैठे हो, पुलिस आपको इकट्ठा आती है, लेकर चली जाती है, तो आप क्या करते हैं, उल्लंघन कर रही है आपका आर्टिकल 21 की उल्लंघन कर रही है। अपमानवीय व्यवहार अधिकार, अपमानवीय व्यवहार अधिकार मतलब कोई अदर ब्यूरोक्रेसी, IAS IPS या कलेक्टर आप पढ़ रहे हो इसके बारे में, इससे डरती है। आर्टिकल 21 बहुत पावरफुल है। यदि आप कहीं भी जा रहे हो, अब वहां पे पुलिस क्या करती है, अपमानित कर देती है, दंडित करती है, आपने कोई दोषी नहीं हो, दोष न होने के बारे में आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर सकते हो, उल्लंघन किया जा सकता है। ये अधिकार होना चाहिए, भारत के हर व्यक्ति के पास ये अधिकार मालूम चाहिए। सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करती है, अधिकार देता है प्रतिष्ठा अधिकार, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करती है 2005 में बनाई गई है, अधिकार इसी के अनुसार दिया गया है, एक्ट बनी है। बंधुआ मजदूरों के खिलाफ अधिकार और विदेशी यात्रा का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार, इच्छा मृत्यु अधिकार, सार्वजनिक फांसी का अधिकार, मतलब सार्वजनिक फांसी के विरोध का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक फांसी के विरोध का अधिकार है। हथकड़ी पहनने का खिलाफ अधिकार, किसी भी कैदी को हथकड़ी नहीं पहनाया जा सकता अगर सुप्रीम कोर्ट ले आ जाया जा रहा है या हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद
21 का क्या बोलता है, आर्टिकल 21 का बोलती है, मतलब अनुच्छेद 21 का क्या बोलता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। स्पेशल ये अधिकार कैसे लाया गया, कब बनाया गया? इस स्पेशल अधिकार ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ये अधिकार हमें संविधान में दिया गया था, शिक्षा का अधिकार। हमें शिक्षा का अधिकार कैसे आया, इसके रूप में हम कहानी के रूप में जानेंगे, आगे के टॉपिक में जानेंगे। क्योंकि भाग 4 में अनुच्छेद 45 के मूल कर्तव्य के भाग में, यदि हम भाग 4 पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, नीति निर्देश तत्व पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, अनुच्छेद 45 में दिया है क्या कि हमारा फंडामेंटल न होके क्या गया, नीति निर्देश तत्व है। तो उसमें दिया गया, 45 में दिया गया, तो शिक्षा के अधिकार में मुफ्त अधिकार की बात करती थी, लेकिन इस पे हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं था। और नीति निर्देश तत्व और फंडामेंटल राइट में अंतर हम बताएंगे आने वाले क्लासों में। आगे चलते हैं। अनिवार्य शिक्षा वर्णन किया गया था, इसका वजह से यह सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के अंग के रुकावट डाला था। ये चीज था, ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं। कैसे आया? शिक्षा का अधिकार देने का 2 कारण रहा। बोला गया शिक्षा का अधिकार, चूंकि हमें शिक्षा का अधिकार था, मानविक अधिकार की बात करता है। शिक्षा अधिकार क्यों आएगा जब हमारा आर्टिकल 21 जब मूल अधिकार के रूप में ही इसे लाया गया था, तो हमें शिक्षा का अधिकार कैसे आया, ये चीज देखने की मिलती है। अब देखने मिलता मोहनी जैन के रूप में देखने को मिलती है। आप ध्यान से देखिए, मोहनी जैन कर्नाटक राज्य 2000 आपको देखने मिलेगा 1992 देखने को मिलती है। क्या हुआ 1992 में देखिए, 1992 में मेरठ, उत्तर प्रदेश के एक जिला मेरठ है, जहां से मोहनी नाम की एक विद्यार्थी थी जो नीट की तैयारी कर रही थी। नीट की तैयारी के बाद उसका क्वालिफाई होता है, उससे एमबीबीएस की एडमिशन होती है। गवर्नमेंट कॉलेज न मिलने के बाद उसे कर्नाटक का एक प्राइवेट कॉलेज मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन करा लेती है। एडमिशन कराने के बाद वो बच्ची एडमिशन कराने के बाद 1992 में क्या करती है, उसे एडमिशन की फीस उसे लगभग 60,000 रुपये वसूली जाती है, और ट्यूशन फीस के अनुसार उसे 4 लाख रुपए 4 साल के लिए उसे जमा की जाने के लिए बात करती है। और इंस्टीट्यूट बात करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और उसे बोलती है ट्यूशन फीस में, और बोलती है 4 चेक के रूप में उसे जमा करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होती है, अब हमारा जो थी मोहनी जैन थी, वो बहुत गरीब परिवार से थी, जिससे उससे वंचित हो गया। वो अपने अधिकार को आपके तरह बच्चों जानती थी, इसी की वजह से वो क्या की, वो जानने की वजह से उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, सीधे बोल रही है 21 का उल्लंघन हो रहा है, वायलेंस कर रहा है। क्योंकि मानव ये बोलती है गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात बोलती है। गरिमा जीवन जीने के लिए आप बोल रहा है मानवीय गरिमा कब बढ़ सकता है, जब कोई एजुकेटेड हो तो उसकी मानवीय गरिमा बढ़ जाती है। ये चीजें उन्होंने बोला। इसके वजह से क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि सुप्रीम कोर्ट में गई, अपनी फाइल बनाई, दिखाया कर्नाटक सरकार द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम पर क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला। याचिका में लिखा उन्होंने, क्या कारण बताया कि हमारा 21 का उल्लंघन हो रहा है। कैसे उल्लंघन हो रहा है, जो हमें मानवीय गरिमा जीवन जीने की बात करती है। मानविक जीवन हम कैसे जी पाएंगे, वर्कर ना होके हम एजुकेटेड होके शिक्षित होके कर पाएंगे। ज्यादा शिक्षित होंगे तो हम गरिमा से जी पाएंगे। ये चीज उल्लंघन हो रहा, तो उन्होंने क्या किया उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया, फटकार लगाया, कर्नाटक सरकार को बोला कि ऐसे कानून न बनाया जाए, और बोला प्राइवेट निजी कॉलेजों को आदेश दे दिया गया कि कोई भी मनमानी तरीके से शिक्षा में फीस नहीं ली जाएगी। तो इसमें रुकावट हो गया, बहुत कम फीस की बात की गई, मतलब निजी प्राइवेट कॉलेज में फीस की न के बराबर कर दिया गया, कम फीस की बात कर दी गई। इससे क्या हुआ ये 1992 में हुआ। अब देखा गया 1993 में ये केस हुआ। 1993 में हमें बोला कि मूल अधिकार के रूप में ये बोल दिया गया, इसके रूप में हमें देखा गया कि आ गया हमारा राइट टू एजुकेशन की बात हो गया, राइट टू एजुकेशन की बात कर दिया। अब उन्नी कृष्णन क्या थे, प्राइवेट कॉलेज के आपको सीईओ के रूप में जाने जाते हैं, उद्योगपति के रूप में जाना जाते हैं। तो उन्होंने 1993 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दिया। ये याचिका क्या डाली, 21 का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए 21 का उल्लंघन, इधर देखिए बच्चों,
ये बोली मोहनी ने बोला, मोहनी ने बोला कि उल्लंघन 21 का हो रहा है, 21 की हो रही है आर्टिकल का। ये बोला, क्या बोला हमारा उन्नी कृष्णन, कृष्णन ने बोला क्या कि उल्लंघन हो रहा है 19 हमारा जी का हो रहा है, ए जी का हो रहा है, एक जी का हो रहा है। अब एक जी बोलता है व्यापार, 19 एक जी बोलता है व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है हमें। बोलता है कि क्योंकि सब, अगर देखो कर्नाटक के सब उद्योगपति, कॉलेज के उद्योगपति जितने कॉलेज में व्यापार कर रहे थे, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं। लेकिन याचिका किसके द्वारा डाला जाता है? उन्नी कृष्णन के द्वारा डाला जाता है, ये देखिए। और आंध्र प्रदेश के थे ये, आसपास के लिए आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक मिलकर आंध्र प्रदेश मिलकर इन लोग याचिका करता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला सुनाता है। उन्होंने बोलते हैं ये हमारे उल्लंघन हो रहा है, हमें व्यापार करने का अधिकार देती है 19A एक जी देती है, 19 एक जी देती है। जो आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो गलत सुनाया, वो चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए, जो फैसला 1992 में सुनाया गया था, किसमें? मोहनी जैन में। मोहनी जैन के अनुसार तब आपको फैसला लिया गया 1993 में, उन्नी कृष्णन के द्वारा जेपी बना आंध्र प्रदेश में फैसला लिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया? 21 का को जोड़ने की बात की गई। इसमें इस कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिक्षक के अनुसार शिक्षा का अधिकार 19A के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। कहने का तात्पर्य उन्होंने बोला कि राइट टू एजुकेशन इक्वल राइट टू लाइफ की बात करती है, ये चीज उन्होंने बोला। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला। अब बोला कि हाँ, अब उन्होंने एक चीज सुनाया कि उच्च शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा में कभी भी यह शिक्षा कैटेगरी नहीं डाली जाएगी। क्या उन्होंने फैसला सुनाया? उन्होंने बोला कि, अब बोला कि उच्च शिक्षा में, जैसे हमें देखा जाए उच्चतम शिक्षा में और व्यवसायिक शिक्षा में यह नहीं लागू होगी। क्या करेगी? नहीं लागू होगी। उन्होंने क्या किया? जो 6 से लेकर 14 साल की बच्चों की मुफ्त शिक्षा अनिवार्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करती है, ताकि शिक्षा से वंचित ना हो। शिक्षा अधिकार है, लेकिन शिक्षा में उन्होंने देखा कि उल्लंघन भी हो रहा था 19 एक जी के द्वारा, और 21 भी उल्लंघन हो रहा था। दोनों की समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी, गवर्नमेंट दे देगी या कोई भी देगी। किस तरह से उन्होंने फैसला सुनाया, आगे देखते हैं हम लोग। उन्होंने बोला इसके रूप में लगभग केंद्र सरकार को ऑलमोस्ट, केंद्र सरकार को 10 साल लगे, 9 साल लगे लगभग, ये आपको राइट टू आपको देखने के लिए, मूल अधिकार के रूप में लाने के लिए। जो चूंकि डीपीएसपी में हमारा क्या था, मूल मुफ्त शिक्षा की बात करती थी, लेकिन इसकी वजह रुकावट हो गया। 10 साल में इसे संशोधन किया गया, लगभग संशोधन करके बोला 66वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया 2002 में, जो 21 का के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या बोला? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा, ताकि शिक्षा से वंचित ना हो, ये बोला। अब क्या किया गया इसमें देखो, और केंद्र सरकार ने एक्ट लाया, द राइट टू द एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 ला दिया गया। 2009 एक्ट क्या था, इसमें ध्यान से देखिए, ये 4 अप्रैल को लाया गया, ये चीज ध्यान देखिए। बच्चों ध्यान से देखिए, पेन कॉपी लिए रहिए। देखिए आप, बोलता राइट टू एक्ट, बोला गया हमारा एक्ट लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया हमारा 2009 में लाया गया। 1 जनवरी को 2010 में लागू कर दिया गया था। ये चीज इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। संसद के अनुसार 2001 अनुच्छेद 21 का के व्यापारिक रूप से देने के लिए 4 अगस्त 2009 में RTE एक्ट लाया गया। प्राइवेट स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बोला गया, कमजोर बच्चों के लिए। ये चीज और हुआ कि जब ये एक्ट लाया गया 2002 में, तब भी उसमें उल्लंघन हो रहा था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और सरकारी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 6 से लेकर 14 साल तक मुफ्त में थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं था। तो केंद्र में सरकार के द्वारा उसमें याचिका जाने लगी कि नहीं, ये तो उल्लंघन होगा, प्राइवेट भी निजी हो सकती है, राज्य के अंतर्गत आती हैं, तो प्राइवेट भी स्कूलों को उन्होंने आदेश दिया गया कि नहीं, वो 25% सीटों को आरक्षित किया जाए, रिजर्व किया जाए। प्राइवेट को आदेश दिया गया, ये एक्ट में लाया गया। एक्ट में क्या सीधे बोला गया कि प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए दाखिल देने के लिए नहीं रोक सकती है,
रोक रही थी। इसलिए प्राइवेट स्कूलों का आदेश है कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 25% सीट किया जाए। कहने का मतलब है किसी भी स्कूल में 10 की क्लास के लिए बच्चों के लिए 100 सीटें तो 25 सीटें के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए बात की जाए। मुफ्त वो 25 सीटों का भुगतान कौन करेगा? जैसे फीस करेगी केंद्र करेगा और 55% करेगी राज्य करेगी। आप ध्यान दीजिए बच्चों लोग, अपने अधिकार को पहचानिए। राइट टू एजुकेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया। ये एक्ट बना दिया गया 2009 में। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, अच्छा CBSE बोर्ड मिलना चाहिए, स्टेट बोर्ड में ना पढ़ के आपको CBSE बोर्ड में पढ़ना चाहिए, तो आप एक कदम उठाइए। आप क्या कीजिए, RTE पोर्टल पे जाइए, अपने आसपास स्कूल को रिसर्च कीजिए, आवेदन कीजिए। आवेदन के बाद अपने बच्चों, भाइयों और आसपास के लोगों को यह अधिकार के बारे में बताइए ताकि वो वंचित ना हो। उस अधिकार में क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूलों को क्या करेगी, आपको क्या करेगी, 55% फीस किसने देगी, केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार 45% देगी। ये याद ध्यान दीजिए। कहने का मतलब सेंटर, C मतलब सेंटर 55% देगी फीस, जो भी फीस होगा 10,000 50,000 रुपये मंथली होगी वो चीज होगी, और 45% केंद्र सरकार देगी। ये चीज है। उसके लिए कैटेगरी क्या होना चाहिए, आपका BPL कार्ड होना चाहिए, APL कार्ड होना चाहिए, गरीब रेखा के अंतर्गत कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज बात करता है, कौन सा बात करती है, हमारी आर्टिकल्स हमारी बात करती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात 2009 की बात करती है। अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये चीज के बारे में बताइए, रिपोर्ट कीजिए, ठीक ना। आप पोर्टल पे जाइए, रिपोर्ट डालिए उसमें, और रिपोर्ट डालने के बाद याचिका मिल जाएगी। ये चीजें, अपवाद है कि उच्चतम और व्यापारिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये ध्यान दीजिए। और मुफ्त शिक्षा 16 से लेकर 14 साल के लिए बात कर दी गई है, ध्यान से देखिए। आप देखिए अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी एवं बंदीकरण निरोधक, जिसे नजरबंदी विरोध संरक्षण अधिकार बताता है। द प्रोटेक्शन द अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डेटिनेशन ऑफ द डेटिनेशन की बात करता है। ये भी क्या किया, 3 बात किया, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 20 भी जानना जरूरी है। अनुच्छेद क्या बोलता है, देखिए अनुच्छेद जो जो हमारा 20 है वो 22 की जगह होना चाहिए, तो 22 वाला हमें 20 की जगह होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये चीज हमारा हो गया 20, ये हो गया 22, बोला है कि ये जेल हो गया, ये बोला जेल। क्यों बोल रहा है कि थोड़ी सी हम बोले क्रम में थोड़ी सी आप देखने के लिए अनुसार, ऐसे नहीं है संविधान में तो ने गलत किया, महान है, लेकिन उन्होंने बोला कि क्रम रहता थोड़ी बच्चों को और संविधान को समझने थोड़ी सी और डिसबैलेंस ना होती है चीज, ध्यान देखिए। कहने का मतलब है ये चीजें ध्यान दे। कहने का तात्पर्य है कि आप बोलता है कि 20 बोलता है कि यदि किसी को कैद हो गया, दोष हो गया, मान लो किसी 10 साल की सजा हो गई, तो जेल में उसे किस तरह की और आने वाले फ्यूचर में किस तरह का उसे संरक्षण दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा। अब 22 बोलता है जब उसे जेल होने वाली हो तो उसे किस तरह का हमें संरक्षण दिया जाएगा। ये चीज बोलता है, क्या बोलता है, देखो गिरफ्तारी और बंदीकरण, जब बंद हो जाता है व्यक्ति, गिरफ्तारी होती है, उसके विरुद्ध में सुरक्षा अधिकार किस तरह होती है। कहने का मतलब पहले गिरफ्तार होता है इंसान, फिर से जेल हो जाती है। कहने का मतलब हम घर में पहले घुसने से पहले हमें क्या कानून होना चाहिए, जैसे किसी के घर में घुसने से पहले आपको स्लीपर और शूज को बाहर कर दिया जाए, पैरों को धुल दिया जाए, उसके बाद एंटर किया जाता है। उसके बाद आपको किस तरह अंदर में आपको संरक्षण किया जाता है, आपको कहाँ बैठाया जाता है, सोफा बैठाया जाता है, नीचे बैठाया जाता है, कि आप चारपाई में बैठा जाता है, बेड पे बैठा जाता है, जैसे डजन मैटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की बातें हो सकती है। हम आपको आगे चलते हैं, बताते हैं इस तरह के लिए। मैं बोला घर से पहले, घर में जाने से पहले, तो 20 क्या करता है, घर में जाने से पहले बात करता है, कैदी बनने से पहले बात करता है, और कैदी बन जाने के बाद हमारा क्या बोलता है, 20 की बात बोलती है, 22 ये बोलता है। गिरफ्तारी और बंदीकरण बंद हो जाने पर, गिरफ्तारी से पहले अब बंदीकरण हो जाने के विरुद्ध सुरक्षा अधिकार की बात करता है, लेकिन सजा नहीं, पनिशमेंट नहीं होने पर बात बोलता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमारा 2 खंड दिया गया, ये बोला गया 22 अनुच्छेद आर्टिकल 22 के 1 और 2 दिए हैं, ठीक ना, डिवीजन दिए हैं, ध्यान दीजिए। 22 एक का बोलता है अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, सूचना अधिकार और पूर्व है।
ठीक है ना। ये चीज कहने का मतलब हमें 22 बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है, मान लीजिए अरेस्ट किया जाता है, आप किसी ने क्राइम किया, किसी को मारपीट किया, एक्सीडेंट किया, आपने कुछ भी किया, तो आप पे जो भी, आप पे कोई भी आपके आसपास आपको टीआई, सीएचओ या कोई भी थाना प्रभारी आपके पास आते हैं तो पूछते हैं कि आप पूछने का अधिकार रखते हो कि आप किस वजह से आए हो। ये नहीं कि वो आए, पुलिस आई, आपको उठा के लेके चली गई। ये आप विरोध है, ये क्या आपके फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो जाएगी। इससे क्या करें, पुलिस से आप पूछ सकते हो। अब किस कारण से पुलिस उठा के ले जाएगी ये भी आगे जाके बताते हैं। अब ध्यान रखिए, पुलिस क्या करेगी कि अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने के लिए अधिकार हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है, आप पूछ सकते हो कि आप किस वजह से हमें गिरफ्तार कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो वो बताया जाएगा आपको। और 22(2) बोलता है गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष से पेश करने के अधिकार है। ध्यान दीजिए, पहला हमें 22 क्या बोलता है, 22(1), 22(2) बोलती है। 22(1) बोलता है हमें जानने का अधिकार है कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। यदि अरेस्ट हो जाता है, 22(2) बोला अरेस्ट हो जाता है, तो हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब मजिस्ट्रेट हमें बताएगा क्या होना है। मजिस्ट्रेट ही सजा देगी कि नहीं आपको कहाँ जेल में रखना है, कि आप कस्टडी में रखना है। कस्टडी क्या होती है, जेल क्या होती है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जेल कस्टडी के बारे में होती है ये चीजें। तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ही सुनाएगा उसे कि नहीं आपको जेल में डायरेक्ट चला जाएगा, ये चीज कर दिया जाए, आगे भेज दिया जाए। तो इसे जानने के लिए यदि आपको बोला जाए कि आप 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, यदि पुलिस नहीं करती है तो उसका आपको फंडामेंटल राइट 22 का उल्लंघन करती है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कहाँ जाओगे, 32 आर्टिकल 32 को द्वारा कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। आपको जानने के बाद उस पर क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। क्या फैसला सुनाएगी, बोलेगी कि नहीं, पुलिस को डांटेगी, उससे क्या करेगी, सस्पेंड कर सकती है, उससे बहिष्कार कर सकती है, और उसे डिसमिस कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, पनिश भी कर सकती है। ऐसी नहीं कि आपने, आपको कानूनी अधिकार नहीं मालूम है तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो बहुत सारे ये चीजें, इसीलिए पुलिस ब्यूरोक्रेसी बहुत डरती है, सरकार भी डरती है, इसकी मनमानी नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिए ये चीजें। लेकिन बट ये क्या, 24 घंटे के अंदर आपको ये करना है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो इसमें क्या होती है, एक रुकावट डाल जाती है। कभी कभी हॉलीडे हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, सैटरडे को छुट्टी रहती है, कोर्टों की छुट्टी रहती है, संडे को छुट्टी रहती है। तो कभी कभी देखोगे आप, तो ये क्या होती है, डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कभी नहीं पेश कर पाती है और न्यायाधीश के सामने। तो कभी कभी इस पे रुकावट डाला गया कि छुट्टी हॉलीडे पे होने पर ना किया जाए, ये चीज मजिस्ट्रेट के सामने ना पेश किया जाए। आप जेल में किसी को नहीं रख सकते, ये चीजें अपने हक को पूछ सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जाके आप केस कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। याद ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द पुलिस लॉ। पुलिस लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जगह इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। इंट्रोगेशन, यदि पुलिस आपको बुलाई है, पूछताछ कर रही है, तो इंट्रोगेशन कर रही है, आपको छोड़ देती है, ये चीजें। कस्टडी, कस्टडी का मतलब हिरासत में लेना। पुलिस हिरासत में ले ली, आपको कस्टडी ले गई, कस्टडी हो गई है आपको। कस्टडी हो गई है मतलब, कहने का मतलब है, यदि आपने जुर्म किया है तो आपको पुलिस रिमांड में रख दी है। रिमांड में मतलब अपने अंदर रख दी है, कस्टडी कर दी है। तो ये पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड में पुलिस निगरानी में हो आप। रिमांड मतलब पुलिस निगरानी में। पुलिस निगरानी जैसे आप पर कोई आक्रमण करने वाला है, पुलिस आपके अंदर अपने जेल में रख रही है, तो निगरानी में रख दिया गया, ये चीज है। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है जब पुलिस किसी के घर जाती है, उसे उठाकर थाने ला जाती है, उसे अरेस्ट बोला जाता है, ये चीजें। वारंट, वारंट क्या बोला जाता है, अधिकारी कानूनी आदेश बोला जाता है। वारंट बहुत जरूरी है। वारंट क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिए। वारंट कैसे होती है, वारंट होता है पुलिस को ऐसा अधिकार दिया जाता है जो किसी व्यक्ति को उठाने की अपने अंदर शक्तियां रख लेती है, ये चीजें पुलिस रख लेती है, कानूनी कार्रवाई करने की क्षमता रखती है। वारंट कैसे कटता है, ये बात ध्यान दीजिए। वारंट की कुछ कैटेगरी होती है, ध्यान दीजिए। वारंट मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के द्वारा बनती है। आप जैसे किसी पर जुर्म किया, कोई किया, मान लीजिए किसी पर हाथापाई की है, तो नॉर्मल वारंट कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में न जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आसपास के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। मजिस्ट्रेट बताएगी इनके कारण एफआईआर हुआ है, एनसीआर हुआ है, एनसीआर के द्वारा एफआईआर हुआ है, चाहे एनसीआर हुआ है, तो क्या कर मजिस्ट्रेट उस पर क्या करेगी, अपना मोहर लगाएगी। उसके बाद पुलिस आपके घर जाएगी, उठा के लेके चली जाएगी, ये बात होती है। और देखिए, जहां से वारंट होती है,
वारंट किस तरह कटती है तो आप पूछ सकते हो। वारंट जानने का अधिकार जैसे सूचना का अधिकार। 22 क्या है? 22 के अधिकार। वारंट कितने तरीके की होती है? एक गिरफ्तारी का वारंट होता है, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर सकता है। तलाशी का वारंट होती है, ध्यान देखिए, तलाशी का वारंट हो सकती है, आपके घर को तलाश कर सकती है। जैसे आप कोई तस्करी कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए स्मगलिंग कर रहे हो, या कोई भी चीज आपको लगता है कि उसे शक्की हो, संपत्ति जब्ती के वारंट कर सकती है, आपका वित्तीय वारंट कर सकती है। निश्चित समय हो सकती है, सीमा हो सकता है कि वारंट वित्तीय वारंट कर सकती है। संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी होती है। अपवाद एक संज्ञेय अपराध के लिए करता है। क्या करता है? संज्ञेय अपराध के लिए, संदेह, ठीक है ना, संदेह अपराध के लिए करना होता है। मतलब कहने का मतलब कभी कभी वारंट नहीं करती है। वारंट कब नहीं कटेगी? जैसे आपने किसी को मर्डर कर दिया, किसी को बहुत बड़ा राजद्रोह की बात हो रही है, किसी को दबाव की बात हो रही है, किसी को मर्डर करने जा रहे हो, तो वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट पुलिस आपके घर में चली जाएगी। लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर पुलिस आपके घर जा रही हो तो आप जवाब पूछ सकते हो कि भैया हमारा क्या गलती है, हमारा फंडामेंटल राइट 22 बोलता है कि हमें जानने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, तो उससे जानने का अधिकार है कि भैया है क्या हमारा अधिकार है। 22 बोलता है गिरफ्तारी की जानने का अधिकार है। ये चीजें हमारा ध्यान दिए। जैसे हमारा किस पर नहीं कर सकता? विश्वासजनीय जानकारी चोरी और भगोड़ा घोषित और पुलिस के काम में बाधा डालना। यदि पुलिस के काम में बाधा चल रहा है तो उसमें आपको तुरंत थोड़ी करा जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए कि तुरंत नहीं भेजा जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप पुलिस के रुकावट डाल दो, आप दादागिरी दिखा रहे हो तो पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब बेल बोला जाता है, देखिए बेल क्या बोला जाता है? बेल जब बेल मिल जाती है, जब क्या मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश उसे क्या बेल दिया, जज द्वारा बेल दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन मतलब समझिए, इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन कब होता है? जब किसी की छानबीन किया जाता है। ध्यान से देखिए, छानबीन किया जाता है। छानबीन करने के बाद ही क्या हो जाती है, जैसे पुलिस क्या होता है, सीएचओ होती है, छान करता है, थाना प्रभारी छानबीन करता है कि केस कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद चार्जशीट बनाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। बच्चों आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए हमारा क्या होता है, छानबीन होती है, FIR। अब देखिए FIR और हमारा क्या होता है, NCR। बहुत लोगों को FIR बस पता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पता है, लेकिन NCR नहीं पता है, जिससे बोला जाता है आपको नॉन कॉग्निजेशंस कॉग्निजेबल्स रिपोर्ट बोला जाता है। ये दिख नहीं रही है, ठीक है ना? अब ध्यान देखिए, नॉन कॉग्निजेबल्स रिपोर्ट बोला जाता है। ये चीज ध्यान देखिए। एनसीआर और हमारा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की अलग बात है, हम बता रहे हैं क्षेत्र की, वहां पे नहीं है। एनसीआर अलग होती है, FIR अलग होती है। मान लीजिए आपको FIR का होता है, गंभीर मामले में FIR की जाती है, किसी को हाफ मर्डर किए, किसी को आपको विश्वासघात किए, किसी के साथ आपको मारने जा रहे हो, आप क्या किसी को जान से मार दिए, बहुत सारा भी किसी का बलात्कार हो गया, तो इस पे FIR होता है। बड़े बड़े क्राइम पे होती है FIR। लेकिन आपको छोटे क्राइम में किसी को आपने एक पड़ाका मारा, किसी को गाली दे दिया, किसी को आप क्या 10 रुपये 50 रुपये आपको उससे किसी से लूट लिया, उस पर क्या किया जाता है कि NCR लगती है। NCR में बोला जाता है नॉन नॉन कॉग्निजेबल्स एवं रिपोर्ट बोली जाती है। ये चीज ध्यान से देखिए। FIR और आपके NCR में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कब FIR लगती है? जब गंभीर मामला होती है। जब गंभीर मामला नहीं होती है उसे NCR की रिपोर्ट बनाई जाती है। चीजें अब देखिए, पुलिस द्वारा चार्जशीट बनाई जाती है। चार्जशीट क्या होती है? जब FIR होता है किसी केस पर, किसी मर्डर हुआ, मान लीजिए मर्डर हुआ और किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ, उस पर FIR, कोई मर्डर करके चला गया। अब मर्डर करने के बाद हमारा क्या न्यायपालिका है, ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना, पारदर्शिता है, हमारा क्या है, हमारा उत्तरदायी है। अब क्या गए पब्लिक में उत्तरदायी क्या कानून के द्वारा बनाया गया है, हमारा जो इंडियन पेनल कोड था, अब भारतीय न्याय संहिता के रूप में जान दिया गया, तो उससे के रूप में वो उसी लॉ के अनुसार चलेगी। मतलब कहने का पारदर्शिता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए, वकीलों को पता होना चाहिए केस में किस तरह फैसला हो रहा है,
ये नहीं कि अगर जज आप चाहे कि जज भी आपको फैसले को निर्णय सुना दिया जाए, निर्णय नहीं, वो उसे कानून को जानने के बाद, उसे जितने सबूतों को देखने के बाद वो फैसला लेते हैं, इसके बाद करते हैं। बिना सबूत का निर्णय नहीं लिया जा सकता। और जजों के सामने न आंखों से आंसू, न दया, न भाव की भावना नहीं होती। ये चीज आप क्लियर बता दिया जाए। आप वो जज सीधे सबूत की बात करता है, चाहे आप उसके सामने प्रधानमंत्री हो, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो, या कोई भी हो, आपको देखा जाए कि आम जनता हो, उसके सामने बराबर सेम देखा जाता है। ये चीज के लिए आपको देखोगे, यदि ये चीज होती है, ध्यान देखिए क्या होता है, किसी पे फायर हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति पे फायर हो गया, मर्डर हो गया, 108 लग गई, किसी पे चीज लग गई, 307 लग गया, मतलब पहले इंडियन पेनल कोड के रूप में जाना जाता था, आईपीसी धारा के रूप में जाना जाता, अब भारतीय ठीक ना, भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज के रूप में लगा किसी पे, तो क्या करेगा वो, एफआईआर करेगा। एफआईआर करने के बाद क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। कौन करेगा, सीएचओ करेगी, सीएचओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले क्या करेगा, वो उसे जाएगा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट बोले कि नहीं कस्टडी ले लिया जाए, 15 दिन की कस्टडी हो जाती है। कस्टडी कितने दिन की होती है, ध्यान देखिए, हमारा कस्टडी होती है, हिरासत में लिया 15 दिन की, खूब तोड़ती है पुलिस, खूब मारती है, जो क्राइम किया रहता है बहुत मारती है कि तुम बताओ कहाँ मर्डर की हो क्या नहीं। यदि 15 दिन के लिए नहीं गया, बताया, कुछ नहीं किया, उसने सह लिया, यदि उसने किसी मर्डर किया, 15 दिन में कुछ नहीं बकला, कुछ नहीं किया कि भैया कहाँ सबूत थे, कहाँ हमने चाकू मारा, कहाँ बंदूक मार के कहाँ छिपाया, उसे कुछ नहीं मिला, उसने मारा और किसी ने देखा, उसने बस ये चीजें उसके शक के नजर से कर लिया गया, तो पुलिस क्या करेगी, उसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब मजिस्ट्रेट के सामने 15 सामने फेस करेगी कि और चीज कस्टडी चाहिए, तो कस्टडी में मजिस्ट्रेट और या उसे समय दे सकता है या नहीं दे सकता, या उसे जेल भेज सकती है। जेल भेजने के बाद उसे क्या करेगी, उसे राहत मिल जाती है। जो हमारा कैदी होता है, कैदी के बाद क्या जेल में क्या होता है, उसे राहत मिलती है, जेल में कोई तनाव नहीं रहता, पुलिस उसे टॉर्चर नहीं कर सकती है, ये चीज होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे पुलिस क्या करेगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी, उसके साथ आसपास के लोगों को पूछेगी कहाँ था, कैसे था, कोई गवाह मिल जाए। और इन्वेस्टिगेशन ना होने के बाद सीबीआई लगेगी, ठीक ना, या सीबीआई लगेगी या सीआईडी लगेगी। सीबीआई सीआईडी के बारे में आगे डिटेल बताएंगे आपको। सीआईडी लगेगी, सीबीआई लगेगी, इस चीज उसके बाद पुलिस क्या करने निर्णय लेगी, निर्णय लेगी, उसके पास चार्जशीट बनाएगी, अपनी चार्जशीट बनाएगी कि सबूत नहीं मिला गया या सबूत मिलेगी, सबूत मिलने के बाद ही उसे क्या करेगी, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। ये चीजें, यदि सबूत किसी व्यक्ति को नहीं मिला, न गन मिला, बंदूक मिला, बहुत सारे मूवियों में बहुत सारी चीजें देखते होंगे, तो वो क्या बाइज्जत बरी कर देती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। चीज ध्यान दीजिए, बात ध्यान दीजिए। कितने दिन उसे चार्जशीट बनाना, 90 से 60 दिन के अंदर बनाना है चार्जशीट, 90 से ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता ये चीजें, क्योंकि उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्लंघन, उसे क्या उल्लंघन होगा, इसे ध्यान दीजिए। ये कौन सा उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 22 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज है, ज्यादा दिन बंदी नहीं किया जा सकता। अब देखो 22 में क्या है हमारा, निरोधक, गिरफ्तारी या बंदीकरण। बंदीकरण नजदीकी, गिरफ्तारी के समय या बंदीकरण। अब बोला बंदीकरण, बंदीकरण क्या होता है, कैद में, कैद में करते हुए उसे क्या क्या करना। निरोध मतलब कैद होता है, डेटिनेशन होता है। डेटिनेशन में दो तरीके होती है, दंडात्मक निरोधक और निवारण निरोधक, ठीक ना, ठीक ना, पनिशमेंट एंड डेटिनेशन और दिन प्रिवेनिटिव डेटिनेशन होती है। अब देखो अपराध, दंडात्मक जब अपराध सिद्ध और कारावास होती है, जब अपराध के रूप में सजा हो जाती है तो उसे क्या रूप में मिलती है, इसे बोला जाता है जब निवारण निरोधक होती है। निवारण मतलब जब व्यक्ति को, निवारण मतलब अपराध होने से पहले रोकना, कैद होने से कैद कर देना। अब क्या बोलता है, ध्यान देखिए, आर्टिकल 20 अपवाद, ठीक ना, अपवाद एक निवारण निरोधक की बात करता है। कहने का मतलब है अपवाद है, गिरफ्तारी एवं बंदीकरण, या बोला जाता है हमारा नजरबंदी के रूप में। ये क्या करता है, बंद कर देता है। एक रूप से और होती है निवारण निरोधक। निवारण निरोधक व्यक्ति मतलब कोई जुर्म कर दिया, देशद्रोह की बात कर दिया, कोई अपराध करने जा रहा है, कोई चीज करने जा रहा है, तो बहुत सारे अभी नेताओं को किस रूप में पुलिस अरेस्ट करती है, ध्यान से देखने को मिलती है, तो इस रूप में निवारण निरोधक के रूप में करती है। ये ध्यान दीजिए। निवारक, निवारक मतलब, निवारक मतलब क्या होता है, निवारक मतलब हमारा अपराध करने से पहले रोकना। निवारक मतलब अपराध करने से रोकना। निवारक, निवारक, निवारण निकालना, मतलब थोड़ा शॉर्ट तरीके से जान सकते हैं, निवारण करना। ये चीजें
अपराध को कैद से होने से निवारण करना, मतलब किसी व्यक्ति को अपराध होने से उसे कैद में ले लेना। कोई व्यक्ति, मान लो राहुल गांधी हो गया, कोई भी पॉलिटिकल नेता हो गया, तो कभी कभी देखते हो कि उठा, कहीं रैली में जा रहे हैं तो उठा के ले जाती है। तो वो बोलते हैं कि आप वायलेंस हो सकती है, आपका आप क्या हो सकती है, अफवाह तफरी फैल सकता है, बहुत ज्यादा पब्लिक का उल्लंघन होगा और हमारा प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, तो इसके रूप में उसे क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो निवारण निरोधक रूप में अपराध करने के रोका जा सकता है। इसके लिए क्या कर सकता है, ये सीधे मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जा सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के सामने भी उसे उठाया जा सकता है। ये चीज ध्यान दीजिए। विदेशी शत्रु व्यक्तियों को नजरबंदी किया जाता है, नजरबंदी किया जाता है, इसे नजरबंदी के रूप में रखा जाता है। ऐसे क्या कहता है, इसी आर्टिकल जिस पे लगा जाता है निवारण निरोधक कैदी लग जाती है, उस पर किसी तरह का उसे फ्रीडम नहीं दिया जाता है। आर्टिकल 22 के रूप में फ्रीडम नहीं दिया जाता है। ये चीजें ध्यान रखिए। ये चीजें एक्ट लग जाती है मीसा, कैपपोसा, एनसा और टाडा और पोटा। निवारण निरोधक में व्यक्ति 3 माह से ज्यादा रखने पर सलाहकारी बोर्ड को अनुमति देनी होती है। क्या करती है, सलाहकारी अनुमति। अनुच्छेद 22 में तो लिखा गया सलाहकारी बोर्ड हाई कोर्ट के जज को उसने क्या किया करता है, जैसे कोई आतंकवादी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे क्या अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के बाद उसे क्या किया गया, उसमें क्या निवारक निरोध लगाया जाएगा, निवारण निरोध लगाया जाएगा। किस तरह कैसे उसे मीसा लगा दिया गया, ठीक ना। ये चीजें हमारे ऐसे व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के बारे में समझ प्रस्तुत किया जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट द्वारा 1978 द्वारा 3 माह से हटाकर 2 मंथ कर दिया गया, 2 मंथ कर दिया गया। कहने का तात्पर्य याद ध्यान दीजिए, कैदी 2 तरीके होते हैं। देखिए, एक होता है नॉर्मल, एक होता हमारा, ठीक ना, प्रिवेंटिव डेटिनेशन, ठीक ना, कैदी होता है। बोलता नॉर्मल तरीके से जो, ठीक ना, राजद्रोह ना लगा हो, जैसे आतंकवादी ना हो, तो उनको इन कैटेगरी में रखा हुआ। जैसे आप मर्डर किया है किसी का, नॉर्मल तरीके से किया, कोई हिंदुस्तानी है, कोई चीजें विद्रोह ने किया, तो उसे क्या गया, नॉर्मल तरीके के उसे कैद के रूप में आर्टिकल 22 के अंतर्गत रखा गया। लेकिन 23 अब 22 के अंतर्गत जो निवारक है, निवारक निरोधक है, भारतीय भी हो सकता है, उसके अंतर्गत लाया गया व्यक्ति को क्या किया जाता है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उसे फ्रीडम नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता, फ्रीडम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, कि वो अपराध को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये चीजें हम जब मीसा और कैप, पोसा और नासा और टाटा पढ़ाएंगे, तो पोटा पढ़ाएंगे, तो आपके बारे में इसे पूरी डिटेल आपको मालूम हो जाएगा। आगे क्लास में आप चलेंगे, फिर